This is right. Warm welcome to all of you. This is February 2020 Kerala SLET, right? Very important paper and paper which is actually perfect for preparation for our all PhD exams and all net related exams, right? Okay, so let's start. The first question is the first word in the title of a Baconian essay is usually off. It's a very simple question. Second question is the name in Utopia, which means talker of nonsense. Actually, Utopia is we know is a very important work of Renaissance. Okay, the man of nowhere. So actually, Utopia is represented by a man called as talker of nonsense, and his name was Hithlode. Very important question. जिन लोगों को नहीं पता था, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आपका आ गया हिथलोडे, इसमें आ गया यूटोपिया। ठीक है, कब आया है यूटोपिया? 1516 में लिखा गया है। थॉमस मोर ने लिखा है, ओरिजिनली लातिन में लिखा हुआ है। थॉमस मोर ने ओरिजिनली लातिन में लिखा है, और 1551 में इसको रैल्फ रॉबिन्सन ने किस में किया है ट्रांसलेट? इसको इंग्लिश में किया है रैल्फ रॉबिन्सन ने। ठीक है, सो रैल्फ रॉबिन्सन ट्रांसलेटेड इट इनटू इंग्लिश। वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन से क्वेश्चन। ठीक, तो ये आपका हो गया। चलिए फिर अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। Who had 5 husbands at the church door, apart from each other company in youth? So Alison of Bath, this is Canterbury Tales, right? Canterbury Tales में हम लोग देखते हैं कि इसके 5 हस्बैंड्स हैं और पॉलीगेमी करती है। ठीक है, तो एलिसन ऑफ बाथ करके, या वाइफ ऑफ बाथ जिसको हम फेमसली कहते हैं। ठीक है, तो वो हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं गाइस। डचेस ऑफ माल्फी इन द वेल नोन प्ले इज इन लव विद। तो डचेस ऑफ माल्फी किसने लिखा है? वेबस्टर ने लिखा है गाइस। एंड ही वाज इन लव विद एंटोनियो हु वाज अ स्टीवर्ड, और यू कैन से अ मैनेजर। ओल्ड डेज में स्टीवर्ड को मैनेजर कहा जाता था। लिखा किसने है ये प्ले, डचेस ऑफ माल्फी? वी नो द ग्रेट जेकोबियन प्ले राइट। जेकोबियन एज में लिखा है। ठीक है, किसने लिखा है? वेबस्टर ने। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। Question number 5. The reference to the face that launched 1,000 ships occurs in a very important question. तो it is actually a rhetorical question. दो blanks हैं इसमें. It's a rhetorical question and it is related to Dr. Faustus. Very important line. अगर पता नहीं थी तो नोट कर लेना फटाफट. The face that launched 1,000 ships. Here, Dr. Faustus is talking about Helena. He is talking about Helena, right? And rhetorical question, you know, the questions जिनका आंसर हमें पता होता है उनको हम रिटोरिकल क्वेश्चन कहते हैं। तो ये आपका हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद व्हाट डज फ्रायर लॉरेंस गिव्स जूलियट इन रोमियो एंड जूलियट? रोमियो एंड जूलियट में फ्रायर लॉरेंस जो है जूलियट को क्या देता है? क्वेश्चन नंबर 6। तो यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पोशन क्या देता है? पोशन, POTION। पोशन बोले तो हम कह सकते हैं अ काइंड ऑफ ड्रिंक, a liquid drink. Okay, so magic potion we can say. Seventh, to take arms against a sea of troubles occurs in question number 7th. So it's a soliloquy. It occurs in Hamlet. We know that. Very important one. Next question. Mr. WH is mentioned in connection with Shakespeare's, again, very important question, sonnets. We know sonnets, Shakespearean sonnets were dedicated to someone called as Mr. WH. ठीक है, ये आएगा ही क्वेश्चन आपके बार बार।
क्लियर हो गया सब लोगों को? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। Yes. हाँ जी। द ग्रेव इज अ फाइन एंड सनेट प्लेस। ये किसने बोला है? क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं फटाफट। हम्म। नोबडी कम्स देयर ना। नन, बट नन आई थिंक डू देयर एम्ब्रेस। क्वेश्चन नंबर 9 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जिनको नहीं पता होगा फटाफट नोट नोट कर लेना। ठीक है। तो ये हो गया टू हिज कॉय मिस्ट्रेस। 9 का आंसर हो गया सी, टू हिज कॉय मिस्ट्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10th 11th 12th एक साथ ट्राई करें। 10th 11th एंड 12th। Bunyan's Pilgrim's Progress is best considered as a digression in Lycidas attacks the 11th वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफिकल्ट है। Neoclassicism derives its inspiration from 10th 11th 12th। yes, very important question guys। तो देखिए 10th का आंसर अगर हम देखें तो ए है, इट्स अ रिलीजियस एलेगरी। 11th का डाइग्रेशन इन लिसिडास, इट अटैक्स द क्लर्जी। ठीक है, क्लर्जी को अटैक करता है। 11th का डी, 11th वाला ट्रिकी था। जिसने करेक्ट आंसर दिया इसका मतलब उसका ठीक चल रहा है तैयारी ना। 12th नियो क्लासिज्म टेक्स इज इंस्पिरेशन फ्रॉम, ऑफ कोर्स क्लासिज्म। न्यू क्लासिज्म के नेम में ही क्लासिज्म है। ठीक है, तो इसका 12th का आंसर हो गया ए। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो, कुछ हो, तो आप देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, मैलाप्रॉपिज्म इज एसोसिएटेड विद द कैरेक्टर क्रिएटेड बाय। ये मैलाप्रॉपिज्म वाला क्वेश्चन हमेशा ही आता है। क्या होगा इसमें? इट इज क्रिएटेड बाय ऑफ कोर्स शेरिडन। कौन से प्ले में? ठीक है। ठीक है, शेरिडन का इसमें मिसेस मैलाप्रॉप कौन से प्ले में दिखाई दे रही है हमें? एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आएगा ये क्वेश्चन। द राइवल्स, करेक्ट। द राइवल्स में दिखाई देती है। क्वेश्चन नंबर 14। द बेस्ट नोन डायरिस्ट ऑफ द 17th सेंचुरी। 14th का क्या आंसर होगा? डी, सैमुअल पेपेज। हम लोग जानते ही हैं सैमुअल पेपेज की जो डायरीज हैं 1660 से लिखी गई 1669 तक, बहुत ही इंपॉर्टेंट डायरीज मानी जाती हैं। सैमुअल पेपेज इज ऑफिशियली नोन एज द फर्स्ट डायरिस्ट। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। A literary club founded by Pope Swift, Gay, Parnell and Arbuthnot। क्वेश्चन 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन 15 जल्दी से आ जाओ। सी, स्क्रिबलर स्क्रब। यस, 15th का आंसर है सी, स्क्रिबलर स्क्रब। ठीक है, 16th में आते हैं अब। The 17th century English philosopher who laid the foundation of empiricism and political liberalism। 16th में फटाफट।
बहुत प्यारा क्वेश्चन है। हिस्ट्री, पॉलिटिकल फिलोसफी और इंग्लिश लिटरेचर से मिक्स करता हुआ बहुत अच्छा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16, सब लोग ट्राई करें। यस, वेरी गुड। एक्चुअली द आंसर इज लॉक। एम्पेरिसिज्म और पॉलिटिकल लिबरलिज्म के फादर माने जाते हैं, इंग्लिश फिलोसफर हैं जॉन लॉक। ठीक है, लॉक से बहुत ही क्वेश्चन बनते हैं। एम्पेरिसिज्म क्या है? सबसे पहले तो एम्पेरिसिज्म क्या है आपका? इट्स अ पॉलिटिकल फिलोसफी which deals that it comes under inductive theory. इट्स अ पॉलिटिकल, ध्यान से सुन लेना, यहाँ से क्वेश्चंस बहुत सारे बनेंगे। इंडक्टिव थियोरी पर बेस्ड है, बेकन की जो इंडक्टिव थियोरी थी ना उसी पर बेस्ड है बेकन की। एम्पेरिसिज्म, एम्पेरिसिज्म क्या कहता है? जैसे बेकन क्या कहते हैं कि जो एक्स हमारा जो नॉलेज, हम लोग जो फैक्ट्स कलेक्ट करते हैं वो दो आधार पर करने चाहिए हमें। एक तो एक्सपीरियंस और एक ऑब्जर्वेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुभव और अवलोकन के आधार पर तथ्यों का संकलन, और उसके आधार पर फिर आपका जो है फैक्ट्स टू थियरी, जो हम कह सकते हैं कि होता है इसमें। तो इंडक्टिव थियरी में भी यही होता है, पहले हम कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स करते हैं, देन वी जनरलाइज इट। तो फैक्ट्स का जो कलेक्शन है वो एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन के बेस पर होना चाहिए। एम्पेरिकल थियरी का यही आधार है। इनफैक्ट फादर ऑफ एम्पेरिसिज्म पूछेगा तो बेकन करके आ जाना। जॉन लॉक हमारे बहुत फेमस पॉलिटिकल लिबरलिज्म, उदारवाद, राजनीतिक उदारवाद के फादर भी हैं। इसके अलावा हम जानते हैं जॉन लॉक ने क्या लिखा है भाई? ताबुला रसा, बहुत ही फेमस, जिसमें वो कहते हैं कि द माइंड ऑफ अ पोएट, सॉरी, हाँ, द माइंड, अवर माइंड इज लाइक अ ब्लैंक टैबलेट। माइंड को वो ब्लैंक टैबलेट से कंपेयर करते हैं। ठीक है, अफेक्टिव थियरीज, अफेक्टिव कोग्निटिव थियरीज जितनी भी हैं वो यहाँ पर से शुरू हो जाती हैं इस कॉन्सेप्ट से कि द माइंड इज अ ब्लैंक टैबलेट। जब पैदा होता है तो बिल्कुल खाली स्लेट जैसा पैदा होता है बच्चा लेकर ना उसको, माइंड उसका। और इसके अलावा इन्होंने क्या कहा है? इनके जो वर्क्स हैं अगर हम बात करें तो इनकी जो थियरीज हैं वो यूएस का जो एम्पेरिसिज्म है वहाँ भी लगती हैं। ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट वर्क इनका लिखा रहा हूँ, नोट कर लेना। एन ऐसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, एन ऐसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग। 1689। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं गाइस। A woman with literary or intellectual interest used to be referred to as। ठीक है, तो 18th सेंचुरी में ऐसी वुमेन जो कि लिटरेरी और इंटेलेक्चुअल इंटरेस्ट रखती थी उसको क्या बोला जाता है? उनका ग्रुप ही बन गया था ब्लू स्टॉकिंग्स। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप है ये ब्लू स्टॉकिंग्स, नोट कर लेना। 18th सेंचुरी में लिटरेरी स्कॉलर्स, विमेन राइटर्स का ग्रुप था ब्लू स्टॉकिंग्स। ठीक है, कुछ मेंबर्स लिखा रहा हूँ उसके, फटाफट नोट कर लो। दो तो एलिजाबेथ थी इसमें, एक कौन थी? एलिजाबेथ मॉन्टेगो। देखो, जिनने पहले पढ़ा होगा डिटेल में सारी चीजें ना मेरे से, उसको तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी इस पेपर में। और एलिजाबेथ वैसी, एलिजाबेथ वैसी, VESSEY, इस तरीके से थे। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं फिर। नेक्स्ट देख लेते हैं 18th सेंचुरी राइटर
who came to be called as Parson Yorick after the name of the character in one of his works? किसके लिए ये वर्ड यूज किया जाता है पार्सन यॉरिक? अच्छा क्वेश्चन है। एक्चुअली इसका नाम है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, लिख देना इसमें। ये आता है आपका, अगर आपने डिटेल पढ़ा होगा तो, लॉरेंस टर्न। लॉरेंस टर्न के ट्रिस्ट्रिम शैंडी। ट्रिस्ट्रिम शैंडी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, मुझे को भी पर्सनली बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा है, लर्निंग है यहाँ पर। ट्रिस्ट्रिम शैंडी लिखा है स्टर्न ने। ट्रिस्ट्रिम शैंडी को क्या बोलते हैं? फर्स्ट मॉडर्न नॉवल ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, नोट कर लेना। फर्स्ट मॉडर्न नॉवल ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, आई थिंक 7 वॉल्यूम्स में आया है। फर्स्ट मॉडर्न नॉवल ऑफ इंग्लिश लिटरेचर ट्रिस्ट्रम शैंडी में जो शैंडी फैमिली है उसका एक क्लोज फ्रेंड है विलेज पार्सन। पार्सन का मतलब क्या होता है? प्रीस्ट काइंड ऑफ। एंड ही इज लाइट हार्टेड एंड स्ट्रेट टॉकिंग एंड ही डज नॉट लाइक सीरियसनेस। ओके, सो इसी की वजह से इनका नाम भी क्या पड़ गया, जो है पार्सन यॉरिक पड़ गया था स्टर्न का नाम, ठीक है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 19। द पोएट नोन बाय द टाइटल ऑफ द बर्ड ऑफ एयरशायर एंड द प्लूमेन पोएट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी बेसिक क्वेश्चन। तो बर्ड ऑफ एयरशायर स्कॉटलैंड में एक जगह है, प्लूमेन पोएट आपको नाम पढ़ते ही क्लियर हो रहा होगा, ये बात हो रही है रॉबर्ट बर्न्स की। जी हाँ, रॉबर्ट बर्न्स, जिन्होंने, जो कि स्कॉटिश बार्ड भी कहलाए जाते हैं कई बार। और इनको हम क्या बोलते हैं? इनका वर्क है माई लव इज लाइक अ रेड रेड रोज। माई लव इज लाइक अ रेड रेड रोज, बहुत फेमस पोएम है ये इनकी। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फार्मर पोएट कहे जाते हैं, स्कॉटलैंड से हैं ये। और कौन सी सेंचुरी के हैं ये जरूर नोट कर लेना। माई लव इज लाइक अ रेड रेड रोज, ठीक है। कौन सी सेंचुरी के हैं ये? मिड 18 सेंचुरी। जो प्री रोमांटिक्स हम लोग पढ़ते हैं ग्रुप, मिड 18 सेंचुरी में वहां पर आ जाते हैं, स्कॉटलैंड के हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, लाइव्स ऑफ द ग्रेट, लाइव्स ऑफ द इंग्लिश पोएट्स सैमुअल जॉनसन, इसको मैच करना है हमें। तो इसका ए हो जाएगा, यानी लाइव्स ऑफ द इंग्लिश पोएट किसने लिखा है? वन का ए सैमुअल जॉनसन। ग्रेस अबाउंडिंग किसने लिखा है? जॉन बनियन ने। कन्फेशंस किसने लिखा है? सेंट ऑगस्टाइन। सेंट ऑगस्टाइन ये 5th सेंचुरी 6th सेंचुरी में जब इन्वेजन हुआ था तब की बात है। और पोइट्री और ट्रूथ किसने लिखा है? गेथ ने या गीठे ने। गेठे कौन है? अ ग्रेट जर्मन पोएट या नेशनल, यू कैन से जर्मन पोएट, नेशनल पोएट ऑफ जर्मनी कहते हैं, गेठे पढ़ा जाता है इनको, ठीक है, जर्मनी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, द मैनिफेस्टो ऑफ रोमांटिक मूवमेंट, वेरी इजी क्वेश्चन। लेकिन ऑप्शंस में इन्होंने क्या किया है, यहाँ पर थोड़ा ट्रिक दे दिया, लिरिकल बैले नहीं दिया है, प्रीफेस टू द लिरिकल बैले दे दिया है। तो बात वही है, वैसे तो रोमांटिक क्रिटिसिज्म का मूवमेंट रोमांटिक क्रिटिसिज्म के लिए माना जाता है, बट फिर भी इसको हम लेके चल लेते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं गाइस, क्वेश्चन नंबर 22 में, हेवन लाइज अबाउट अस इन आवर इन्फेंसी, 22, 23, 24 एक साथ कर डालिए फटाफट, जल्दी से। देखो 22 का तो सिंपल सा क्वेश्चन है ये, तो ये वर्ड्सवर्थ की लाइन है। 23, इंग्लिश बार्ड्स एंड स्कॉच रिव्यूअर्स, ये क्वेश्चन किसने लिखा है? ये वर्क लॉर्ड बायरन ने लिखा है। हमें पता है बायरन की सदर के साथ कंट्रोवर्सी थी, तो उस कंटेक्स्ट में इन्होंने इंग्लिश बार्ड्स एंड स्कॉच रिव्यूअर्स लिखा था, ठीक है। और फिर द ऑथर ऑफ फर्स्ट गोथिक नॉवल, वेरी इजी, ये पेपर आपको एक्चुअली बेसिक्स को क्लियर करता हुआ पेपर है, बहुत प्यारा सा पेपर है, ठीक है। आई होप जितने भी हमारे लर्नर्स देख रहे हैं उनको बड़ा मजा आएगा, और उनके बेसिक्स अगर साउंड है तो दे विल लाइक टू अप्रोच दिस पेपर विद लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस, राइट। सो ये आपका होरेस वॉलपोल हो गया। हम लोग को पता है होरेस वॉलपोल का द कासल ऑफ ऑटरेंटो,
पहला गोथिक नॉवल माना जाता है 1764 में आया है, द कासल ऑफ ऑटरेंटो, राइट। फर्स्ट गोथिक नॉवल। गोथिक, द वर्ड गोथिक इज डिराइव्ड फ्रॉम द फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर, ये क्वेश्चन भी बनता है। और it means any novel which is full of horror and haunting castles and troubled heroines, right? So let's move on to question number 25. Very famous, very popular essay on the knocking at the gate in Macbeth. Yes, my dear friends, it is written by Thomas de Quincey. थॉमस डे क्विंसी के बारे में जान लेते हैं। ये एक ऐसे थोड़े से अनफेमिलियर से ऑथर हैं जिनके बारे में हम लोग बहुत कम जानते हैं या फिर अक्सर हमारी तैयारी में छूट जाते हैं। He actually belongs to romantic age. He is mainly a essayist, and he is known as a very dear friend of Coleridge and other people. Thomas de Quincey is actually more known for his a very famous essay, Confessions of an English Opium Eater. Please do write this name, a very important essay, Confessions of an English Opium Eater. In net, at least they have asked this essay 10 times. Very important. If you don't know, just for your information, in romantic era, opium was actually the drug which was consumed by a lot of poets, and in fact England was involved with what is now called as Anglo-Chinese opium wars. So opium played a huge role. In fact, we know that Coleridge was an opium addict, and there were many other poets who used to take heavy doses of opium, and it was a kind of catchy, fashionable trend of literature to drink opium and then to write poetry. Just like smoking, also in some ways, is considered as a kind of fashionable, um, you know, habit, although it is detestable. But right, so let's move on. Next, we can say question is an English exponent of utilitarianism. An English exponent of utilitarianism. The answer is J.S. Mill. Yes, utilitarianism means उपयोगितावाद. इसका जो exactly एक लाइन में आप इसकी डेफिनेशन जरूर लिख दीजिए, मैक्सिमम गुड ऑफ मैक्सिमम पीपल। ठीक है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, खासकर इसका एक्सप्लेनेशन जो दे रहा हूँ क्वेश्चंस के वो काफी इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम गुड ऑफ मैक्सिमम पीपल, utilitarianism, written by J.S. Mill, right? Okay, so let's move on. Now moving on to the next question is question number 27. Ulysses is a dramatic monologue by. So Ulysses is a dramatic monologue by Alfred Lord Tennyson. We know that. Tennyson actually wrote this poem, a very important poem, Ulysses. And the same title is used by James Joyce in his classic masterpiece, modern novel, Ulysses. Was also same title used by James Joyce, an Irish modern novelist, 1922. And this poem, Ulysses by Tennyson, was written in 19th century. Okay. So it was written in 1833. This poem was written in 1833, written, and then published in 1842. The poem was published in 1842. Okay, so let's move on. So the same title was used by two writers. Okay. So next question is, which pre-Raphaelite poet speaks of the subject of his poem leaned out from the gold bar of heaven?
Pre-Raphaelites, if you talk about Pre-Raphaelites, there are many poets. Like the leader of the group, although was D.G. Rossetti. Okay, but here we are talking about all the writers in the option. They are Pre-Raphaelites. Before answering the question, let me just explain very quickly. Pre-Raphaelites were the group of painter poets. Okay, they were the group of painter poets who were there active in the year 1848. They were famously also called as Pre-Raphaelite Brotherhood (PRB). They were negatively called as Fleshly School. Very important question, guys. Fleshly School. Okay, by some critic called as Robert Buchanan. Okay, ये सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं. रॉबर्ट बुकैनन ने इनको फ्लैशली स्कूल ऑफ पोएट्स कहा था. ठीक है. तो ये प्री रेफेलाइट्स में डीजी रॉसेटी, वो की जो कि एक इटालियन थे, इटालियन ओरिजिन से थे और पेंटर थे. तो ये इनके जो हैं लीडर थे. और जितने भी ऑप्शंस इसमें दिए हुए हैं ये सारे जो हैं प्री रेफेलाइट पोएट्स थे. तो बट मेनली इनका जो ग्रुप था उसका कोड याद कर लो, फटाफट लिख लो, MRH. यानी कि इनका जो टोटल तो 7 मेंबर्स थे, मगर जो 3 मेंबर्स थे वो कोर मेंबर्स थे. एक था M फॉर मिलायट, R फॉर रोजिटी. सरनेम से कोड बनाया करो, ठीक है, फर्स्ट नेम से मत बनाना कभी. एंड H फॉर हंट. मिलायट, रोजिटी और हंट. ये ब्लेस्ड डेमोजल से लिया हुआ है और इसका आंसर है 28 का आंसर है ए. आंसर की में प्लीज ध्यान देना, इसका आंसर सी दिया है, जो कि सही नहीं. आंसर की मैं आपसे शेयर करूंगा, बट आपसे क्लियरली बता दे रहा हूँ कि इसका आंसर ए है. और इसमें भी ए में भी कौन सी पोएम है? ब्लेस्ड डेमोजल, जो कि मोस्ट, और शुड आई से रिप्रेजेंटेटिव पोएम मानी जाती है पूरे प्रीरेफिलाइट ग्रुप्स की. ब्लेस्ड डेमोजल. ओके, सो प्लीज देर इज वन करेक्शन इन द आंसर की. Okay, so let's move on. Art for art's sake is the cardinal doctrine of aestheticism. Okay, it's the cardinal doctrine of aestheticism. तो हमें पता ही है, कला से कला के लिए 30 में आ जाते हैं फटाफट. मार्क ट्वेन, वॉशिंगटन इरविंग, फिट्जगेराल्ड एंड किपलिंग. यहाँ पर इनके वर्क्स हैं. बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. फटाफट देखते हैं कौन इसका आंसर लगा रहा है. बहुत ही प्यारा क्वेश्चन. राइट. मार्क ट्वेन, द सेलिब्रेटेड जंपिंग फ्रॉग. Washington Irving, Rip Van Winkle, F. Scott Fitzgerald, The Diamond as Big as Rids, Rudyard Kipling, The Man Who Would Be King. ठीक है, शॉर्ट स्टोरीज कलेक्शन है. इस तरफ शॉर्ट स्टोरीज है, नोट कर लेना. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेना इसको. शॉर्ट स्टोरीज हैं इस तरफ, और इस तरफ क्या है, इनके राइटर्स हैं. ठीक है, चलिए. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैंने इसको कह दिया है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस. क्वेश्चन नंबर 31. Who proposed a new approach to biography to exclude everything that is redundant and nothing that is significant? 31 का आंसर है सी, लिटन स्ट्रेची. लिटन स्ट्रेची जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडर्न बायोग्राफर माने जाते हैं ब्लूम्सबेरी ग्रुप में. नोट कर लेना है, कोटेशन भी इंपॉर्टेंट है. मॉडर्न बायोग्राफर माने जाते हैं, कौन से ग्रुप के हैं ये? ब्लूम्सबेरी. अगर आपको मॉडर्न राइटर्स का ग्रुप पढ़ना है, वर्जीनिया वुल्फ और सारे बड़े बड़े दिग्गज, D.H. लॉरेंस, E.M. फॉस्टर, तो आप ब्लूम्सबेरी पढ़ लो. ब्लूम्सबेरी ग्रुप में लिटिन स्ट्रेची स्पेशली जो है माने जाते हैं अपने वर्क के लिए द एमिनेंट विक्टोरियंस. मैंने कई बार अपनी डिटेल क्लास में इस वर्क को लिखा है और कहा है कि ये वर्क बहुत ही रिप्रेजेंटेटिव वर्क माना जाता है. द एमिनेंट विक्टोरियंस किसने लिखा है? ये लिटन स्ट्रेची ने. कौन है ये? मॉडर्न बायोग्राफर हैं. कौन से ग्रुप से आते हैं? ब्लूम्सबरी से. एमिनेंट विक्टोरियन कौन सा वर्क माना जाता है इसको सबसे ज्यादा? आप समझ रहे हैं, जैसे वर्जीनिया वुल्फ और D.H. लॉरेंस और E.M. फॉस्टर जैसे दिग्गज भी हैं इसमें, लेकिन इसको सबसे ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव वर्क माना जाता है. ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा इसमें.
क्लियर हो गया सबको? चलिए नेक्स्ट टॉपिक ले लेते हैं। द रिफॉर्म बिल ऑफ द 19th सेंचुरी वर इंटेंडेड टू, रिफॉर्म बिल के बारे में बात हो रही है। तो इसका पर्पस क्या था पूछ रहे हैं ना? एजेस जिसने पढ़ी है वो फटाफट निकाल देगा। टू रिफॉर्म द इलेक्टोरल सिस्टम, जो वोटिंग सिस्टम था इंग्लैंड में, उसको रिफॉर्म करना था। इसका जो फर्स्ट रिफॉर्म बिल आया था वो कब आया था? 1832 में। सेकंड रिफॉर्म बिल और थर्ड रिफॉर्म बिल आपको चेक करके नोट कर लेना है कब कब आए। तीन रिफॉर्म बिल्स आए इंग्लैंड में जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम से पूछे जा सकते हैं। 1832 इतना इंपॉर्टेंट है कि कई बार विक्टोरियन एज की शुरुआत भी यहीं से मानी जाती है। आइए बढ़ते हैं 33, द रिटर्न ऑफ द नेटिव। द रिटर्न ऑफ द नेटिव इज इंक्लूडेड अमंग, ठीक है, तो इसमें ये हार्डी का बहुत इंपॉर्टेंट नॉवल है, वेसेक्स नॉवेल्स की सीरीज में आ जाता है। 33 का आंसर हो गया वेसेक्स नॉवल की सीरीज, ठीक है। 34 में आते हैं एमिलिया सेडले एंड बेकी शार्प, बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं, दो फीमेल कैरेक्टर्स हैं और इट्स अ नॉवल विदाउट अ हीरो कहा जाता है इस नॉवल को। और हम बात कर रहे हैं खासकर बेकी शार्प, बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, विक्टोरियन नॉवल से उठाया हुआ क्वेश्चन। जी हाँ, द आंसर इज वेनिटी फेयर। वेनिटी फेयर, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यू कैन से नॉवल बाय विलियम मेकपीस ठेकरे, और इन शॉर्ट ठेकरे लिख सकते हैं आप। WM ठेकरे, विक्टोरियन नॉवलिस्ट, वेनिटी फेयर, इसका सब टाइटल बहुत बार पूछा जाता है, द नॉवल विदाउट अ हीरो। ठीक है, ये पहली बार ऐसा हुआ कि बहुत मेजर नॉवल है ये, जिसमें हीरो नहीं बल्कि दो हीरोइंस और दो जुड़वा बहनों के कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को दिखाया गया। बेकी शार्प शार्प एक स्ट्रीट स्मार्ट और बहुत ही ज्यादा जिसे कह सकते हैं सोशल क्लाइंबर है, किसी भी हद तक अपने आप को ले जाने के लिए तैयार है। एमिलिया सेडले बहुत ही लेकिन जो है सीधी कैरेक्टर है बट रिच है। तो बड़े मजेदार नॉवल विक्टोरियन एज से, WM ठेकरे अ सैटारिस्ट, वेनिटी फेयर इसका आंसर। ठीक है, मजा आ रहा होगा आप लोगों को क्लास में, एक बार थोड़ा जबरदस्त तरीके से समर्थन कर दें। 34 क्वेश्चन हमने कर ही लिए हैं, लगभग 35 में मैं हूँ। इंतजार कर रहा हूँ आपकी एक जोरदार समर्थन का, ताकि मुझे भी जोश मिले और पैप अप एनर्जी, एक हम लोग एक दूसरे को एक्सचेंज करें, एनर्जी एक्सचेंज। और वैसे तो कल बहुत बड़ा दिन है ही, स्वामी विवेकानंदा, the great sage of India, was born 12th of January, right? So, interesting day indeed. Okay, so let's move on to question number 35. का जॉर्ज बर्नार्ड शॉ इज बाय बर्थ, वेरी इजी क्वेश्चन, नो ब्रेनर, कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आयरिश इसका आंसर है। ठीक है जी, धन्यवाद। और क्वेश्चन नंबर 36 में आते हैं साथियों। GM हॉपकिंस का टर्म फॉर द कॉम्प्लेक्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स विच मेक्स एन ऑब्जेक्ट यूनिक। GM हॉपकिंस ने ये टर्म दिया है। GM हॉपकिंस कौन है, पहले हल्का सा इनका परिचय। GM हॉपकिंस को हम ऐसे याद कर सकते हैं कि इज अ विक्टोरियन पोएट एंड प्रोजोडिस्ट। प्रोजोडिस्ट किसको कहते हैं? जो नए नए मीटर्स को इन्वेंट करता है उसको क्या कहते हैं? प्रोजोडिस्ट। नोट कर लेना इस वर्ड को। ठीक है, ये वही है जिन्होंने 10.5 लाइन सोनेट, जिसको हम कर्टल सोनेट भी कहते हैं गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस हो रहा है, रिवीजन भी हो रहा है। जो लोग एक्स्ट्रा मेहनत करके क्लास में आने की कोशिश कर रहे हैं उन लोगों को बताना चाहूंगा कि ये बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है हमारी। 10.5 लाइन सोनेट भी कहते हैं हम इसको, कर्टल सोनेट भी कह सकते हैं, राइट? तो ये आ गया आपका। तो क्वेश्चन नंबर 36 आपका डन हो गया। तो स्प्रंग रिदम इसका आंसर है, डी। जी हाँ, नहीं सॉरी, 36 में कॉम्प्लेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स में डी नहीं है, सॉरी। 36 का ये टर्म इन्होंने ही दिए हैं सारे, लेकिन यहाँ पर इसका आंसर है ए, इनस्केप की बात कर रहे हैं। ठीक है, स्प्रंग रिदम तो एक मीटर का नाम है, फुट जो लचीला बनाता है, तो ए इज द आंसर। ठीक है, उसके बाद 37, द स्टडी ऑफ परफेक्शन किसकी बात करते हैं?
आर्नल्ड ने किसको कहा है द स्टडी ऑफ परफेक्शन? 37 क्वेश्चन में हूँ मैं, तो उन्होंने कल्चर की बात करी है, तो कल्चर को स्टडी ऑफ परफेक्शन बताया। 38 में आते हैं, वर्ल्ड वॉर वन एंडेड विद द डिफीट ऑफ। तो 38 में हम देखते हैं कि जो सेंट्रल पावर्स हैं उनकी डिफीट होती है वर्ल्ड वॉर वन में। ठीक है, हम देखते हैं कि दो पावर्स थी इसमें, तो सेंट्रल पावर्स की जो है डिफीट है। क्वेश्चन 39 में आते हैं गाइज, द पोइट्री इज इन द पिटी, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेज, इट इज एसोसिएटेड विद विल्फ्रेड ओवेन। यस, 39 का आंसर है सी, माई सब्जेक्ट इज वॉर एंड पिटी ऑफ वॉर। 39 का सी। कौन है ये वॉर पोएट है विल्फ्रेड ओवेन, ग्रेटेस्ट, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वॉर पोएट हु ऑल्सो डाइड इन वॉर एज अ सोल्जर। और द एंथम ऑफ डूम्ड यूथ इनकी बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है। इसके अलावा एक लैटिन टाइटल से भी लिखी है इन्होंने, बट द एंथम ऑफ डूम्ड यूथ, ठीक है, नोट कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क माना जाता है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब हुआ तो उस समय इनकी डेथ भी हुई, दैट क्रिएटेड अ सेंसेशन। ओके, सो 40 में आते हैं, द सर्कस एनिमल्स डेजर्शन इज अ वर्क बाय। तो क्वेश्चन नंबर 40 इसका आंसर है डब्ल्यू बी ईट्स। डब्ल्यू बी ईट्स इसका आंसर है, ठीक है। अम, देख लेते हैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा। द सर्कस एनिमल्स डेजर्शन। सो एक्चुअली यहाँ पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है ईट्स का, इन द सेंस कि ये जनरली पूछा नहीं गया है, एक ही बार देखा है मैंने अभी। इसकी थीम लिख देते हैं, इट इज एक्चुअली द, यू कैन से द मिक्सचर ऑफ लाइफ एंड आर्ट। मिक्सचर ऑफ लाइफ एंड आर्ट, डब्ल्यू बी ईट्स की एक पर्सनल पोएम है ये। और हम देख रहे हैं कि द पोएट इज इन हिज 70s एंड ही इज एक्चुअली ट्राइंग टू लुक बैक एट हिज वर्क्स व्हेन ही वाज इन हिज 20s। So when he was in a very young age, so he's trying to look at his life and his works. Okay, so this is all about the mixture of life and art. The circus animals desertion, W.E. Yeats, very important question। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 41। Ezra Pound's attempt to condense a Jamesian novel resulted in the work। ठीक है, ह्यूग सेल्वन मॉबरले। ठीक है, तो एक्चुअली जेम्स जॉयस ने एक वर्क लिखा था, फिर उसके बाद उसको एडिट किया था और फिर उसको और अपने स्टाइल में लिखा था। किसने लिखा था? एजरा पाउंड ने। तो ये एक नॉवल है ह्यूग सेल्वन में मॉबरले। एजरा पाउंड एक मेल है, सबसे कुछ पहले तो कुछ लोग फीमेल समझते हैं इनको, तो ही इज एक्चुअली अ मेल, यू कैन से पोएट एंड अ क्रिटिक, एंड वेरी इंपॉर्टेंटली गाइज मेंटर ऑफ टी एस एलियट, जो कि एक बहुत बड़ा कद है टी एस एलियट का, और उनके गुरु होना बहुत बड़ी बात है। तो एजरा पाउंड का ये वर्क ह्यूग सेवन मॉबरले, नोट कर लेंगे, नॉवल है ये, जेम्स जोइस के इंस्पिरेशन से लिखा गया है, इसलिए जेम्सियन लिखा हुआ है यहाँ पर। और सबसे बड़ी बात है कि ये फादर ऑफ इमेजिज्म भी हैं। एजरा पाउंड अमेरिकन पोएट हु वाज who settled outside America, mainly in London and Paris, and he initiated a very important movement, guys, which is known as Imagism, which is known as the heart of modern poetry, Imagism। ठीक है, मॉडर्न पोइट्री का हृदय माना जाता है इमेजिज्म को। कई बार ये क्वेश्चन आया है आपके एग्जाम्स में। जितने भी मॉडर्न पोइट्री के छोटे छोटे मूवमेंट है, सरियलिज्म, डाडाइज्म, ठीक है, जितने इज्म्स हैं उसमें इमेजिज्म का जो कद है वो सबसे बड़ा है। ठीक है, 42 में आते हैं गाइस। क्वेश्चन 42, इट वाज द बेस्ट ऑफ द टाइम्स, इट वाज द वर्स्ट ऑफ द टाइम्स, अ वेरी फेमस लाइन। यस गाइस, इट इज द ओपनिंग लाइन ऑफ टेल ऑफ टू सिटीज बाय डिकेंस, चार्ल्स डिकेंस का बहुत ही फेमस विक्टोरियन नॉवल, चार्ल्स डिकेंस। ठीक है, इसमें हम देखते हैं कि एंटीथेसिस जो फिगर ऑफ स्पीच है, अपोजिट फ्रेजेस को एक साथ रख दिया जाता है, उसका यूज हुआ है। मूवमेंट पोएट्स बिगेन बाय पब्लिशिंग देयर पोएम्स, बहुत अच्छा क्वेश्चन। 1950s में ये मूवमेंट पोएट्स आए थे, इनके बारे में जल्दी से देख लेते हैं। ये फिलिप लार्किन इनके जो हैं वन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव पोएट के तौर पे देखे जाते हैं, और फिलिप लार्किन की द चर्च गोइंग इस मूवमेंट पोइट्री की एक बहुत ही रिप्रेजेंटेटिव कविता मानी जाती है। तो ये सारी कविताएं कौन सी एंथोलॉजी में छपी थी? क्वेश्चन तो ये है।
तो आंसर है न्यू लाइन्स। जिसने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है बेसिकली वो उसको हम न्यू लाइन कहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 44। ठीक है, द आयरिश राइटर हु वॉन द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 1995। 95 में नोबेल प्राइज लिटरेचर में किसको मिला? आयरिश राइटर है भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया गाइस। यस, सीमस हीनी। सीमस हीनी, वेरी इंपॉर्टेंट राइटर। सीमस हीनी, द वन हु ट्रांसलेटेड बीओल्फ इन इंग्लिश। सीमस हीनी ट्रांसलेटेड बीओल्फ। इसके अलावा इनकी पोएम है डिगिंग, बहुत बार आती है पोएम, ठीक है। इसके अलावा इनकी पोएम है बॉग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं गाइस। 45, मैक्स बियरबम फेरोशियस अटैक ऑन दिस ब्रिटिश राइटर इज वेल नोन। तो 45 का आंसर है रुडयार्ड किपलिंग को अटैक किया था इन्होंने। ठीक है, मैक्स बियरबोम 20th सेंचुरी के एसेइस्ट हैं, बस इतना नोट कर लेना। अ नॉवल अबाउट अ डे इन द लाइफ ऑफ अ फीमेल प्रोटोगनिस्ट। ठीक है, मिसेस डैलोवे। मिसेस डैलोवे की लाइफ के ऊपर है ये बेस्ड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉवल किसने लिखा है? वर्जीनिया वुल्फ। एक्सपेरिमेंटल नॉवल आ जाता है, एक दिन की कहानी है। जैसे कि हम जेम्स जॉयस का यूलिसिस का है, वो भी एक दिन की कहानी है। ऐसे मिसेस डैलोवे जो नॉवल है जिसमें फीमेल प्रोटैगनिस्ट है, ये भी एक दिन की कहानी है, वर्जीनिया वुल्फ ने लिखा है। ठीक है, लेट्स क्विकली कंप्लीट आवर टारगेट ऑफ 50 क्वेश्चंस एट लीस्ट। सो क्वेश्चन नंबर 47, द प्रोमिनेंट इनर पार्टी मेंबर नेम्ड इन 1984। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47, विलियम ओब्रायन। इनर पार्टी मेंबर एक तरीके से एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन है, और नहीं सॉरी, ये एक नॉवल के अंदर क्या वर्ड्स हैं, जैसे बिग ब्रदर, ये टर्म किस नॉवल में कॉइन हुआ था, ये आपको देखना है। और इसके अंदर ही एक टर्म से पूछा गया है ये। ठीक है, जॉर्ज ऑरवेल ने ये नॉवल लिखा है, आपको आइडेंटिफाई करना है किस नॉवल में उन्होंने बिग ब्रदर करके ये टर्म कॉइन किया है। उसी नॉवल के अंदर का कैरेक्टर है ये जॉर्ज ऑरवेल, मैंने आपको हिंट दे दिया। ठीक है, 48, द ऑथर ऑफ सैटरडे नाइट एंड संडे मॉर्निंग। देखिए ये नॉवल किस में आ जाता है? कैंपस नॉवेल्स में आ जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट 1950s के नॉवलिस्ट में अगर हम देखें तो एलन सिलेटो का नॉवल है सैटरडे नाइट एंड संडे मॉर्निंग। 49, a character in a play by Ibsen who has been described as playwright's personal spokesman। तो ये जो है आपका डॉक्टर स्टॉकमैन। डॉक्टर स्टॉकमैन जो है ये प्ले राइट का पर्सनल जो है। यस, 1984 नॉवल का नाम है, करेक्ट। ठीक है, तो डॉक्टर स्टॉकमैन जो है ये कैरेक्टर आपका एक प्ले में आए हैं इब्सन के, और ये इनके रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर माने जाते हैं। राइडर्स टू द सी, वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स अ वन एक्ट प्ले। ठीक है, राइडर्स टू द सी रिटन बाय राइडर्स टू द सी, वेरी इंपॉर्टेंट आयरिश प्ले। ठीक है, वन एक्ट प्ले में राइडर्स टू द सी बहुत बार इनका जो है नाम आता है इस प्ले का, और एग्जाम्पल में मतलब कई बार पूछा गया है। लिखा किसने राइडर्स टू द सी? जे एम सिंच, जॉन मिल्टन, जॉन मिलिंगटन सिंच, मिलिंगटन करके हैं, सिंच SYNGE। ठीक है, सो दिस इज इट, 50 क्वेश्चंस का टारगेट पूरा हुआ। थैंक यू सो मच गाइस। ठीक है।